बच्चों, हमने पिछले अध्याय में आदि मानव के जीवन के बारे में अध्ययन किया। वह कैसे धीरे धीरे विकास करता हुआ भोजन संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। आरंभ में उसके खेत छोटे छोटे थे। वह कुदाल से खेती करता था। समय बीतने के साथ खेती में सुधार हुआ। उसने हल और सिंचाई का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। आरंभ में वह हलों को खुद खींचता था, लेकिन बाद में उसने पशुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब उसने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। तब उसे एक स्थान पर रहने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी और इन्हीं बस्तियों से बड़ी बड़ी सभ्यताएं फली फूली। आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। चैप्टर 2, लेखन कला और शहरी जीवन। बच्चों, ये जो आप मैप देख रहे हो, ये है मेसोपोटामिया। ये आधुनिक इराक गणराज्य का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर दो नदियाँ थी, दजला और फ्रात, जिनके मध्य यह क्षेत्र फला फूला था। बच्चों, सुमेर यहाँ का एक पहला नगर माना जाता है जो सबसे पहले शहरी केंद्र बना। इसके बाद जो सभ्यता उभर कर सामने आई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता बोला गया। बच्चों, ये मैप में 2 रिवर्स नज़र आ रही हैं, टिग्रिस और इफ्रेट्स। ये थी दजला और फ्रात। इन्हीं नदियों के किनारे यह सभ्यता फली फूली थी और बाद में एक बहुत बड़ी सभ्यता बनकर सामने आई। बच्चों, एक काल्पनिक चित्र है जिसमें दिखाया गया कि उस समय के जो नगर थे और घर थे वो किस प्रकार के रहे होंगे। आगे हम पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में डिटेल में। मेसोपोटामिया दजला और फ्रात नदियों के बीच में स्थित एक प्रदेश था और आजकल ये कहाँ पर है? ये इराक में। इसका जो इलाका है वो इराक गणराज्य में पड़ता है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में हुई। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई मानी जाती है। यहाँ पर सबसे पहली जो शहर बसा था वो था सुमेर। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्न शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोलीय विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, इसने विश्व को बहुत सी देने दी हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ। बच्चों, हमने इस शब्द का अर्थ जानना है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पेटोमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया शब्द दजला फ्रात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जो दजला और फ्रात नदियों के बीच में बसा हुआ था। मेसोपोटामिया की भाषा। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरी भाषा, उसके बाद अकदी भाषा और बाद में अरामाइक भाषा फली फूली। बच्चों, ये भाषाओं के नाम आपने याद रखने हैं। पहली भाषा कौन सी थी? सुमेर। आइए अब हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है। इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिका और लिखित दस्तावेज। तो ये सब चीज़ें बच्चों हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम इस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। अब हमने जानना है कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी वो कैसी थी। मेसोपोटामिया की धरती वर्तमान इराक राज्य का हिस्सा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 से पूर्व के बीच में खेती शुरू हो गई। इस प्रकार से हम देखो बच्चों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 7000 से 6000 वर्ष के पूर्व में वो लोग खेती करने लग गए थे। ये इसके पूर्वोत्तर भाग के बारे में हमें बताया गया है कि वो कैसा था। बच्चों, इसके उत्तर में ऊंची भूमि है। यहाँ पर स्टेपी नाम के घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में अधिक किया जाता है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। यानी कि खेती से ज़्यादा क्या करते हैं? पशुपालन। पूरब में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। यानी कि दजला की जो सहायक नदियाँ हैं वो उनसे क्या करते हैं? आने जाने का साधन वो अपनाते हैं। परिवहन का वो एक अच्छा साधन मानी जाती हैं। दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। यानी कि जो रेगिस्तान थे यहीं पर सबसे पहले जो नगर थे और लेखन प्रणाली थी वो शुरू हुई थी। बच्चों, आपने ये भी याद रखना है कि जो फ्रात नदी है वो रेगिस्तान में कई धाराओं में बंट जाती थी। अब पढ़ेंगे वहाँ की जलवायु और कृषि के बारे में।
दजला और फ्रात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो ये क्या लेकर आती हैं? अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और इसी पानी से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये जो मिट्टी बहाकर अपने साथ लाती हैं उसको उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है और फ्रात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बंटकर नहरों जैसी सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। तो बच्चों उस समय भी ऐसा ही किया जाता होगा, इन दोनों नदियों से सिंचाई की जाती होगी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ पर वर्षा कम होती होगी। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर घास चरा करती थी। तो बच्चों जो स्टेपी है वो क्या थे? घास के बड़े बड़े मैदान थे। ये आज भी हैं और इनको आपने ध्यान रखना है कि स्टेपी क्या थे? घास के मैदान। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के पुराने नगरों के बारे में। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। रांगा आप टिन को भी बोल सकते हो। यानी कि कांसा कैसे बनता था? तांबे और टिन को मिलाकर। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती होंगी। बढ़ई का काम सही करने, मनकों में छेद करने, पत्थरों की मूर्तियां उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की जो नोक थी वो किससे बनाई जाती थी? कांसे की। तो बच्चों कांसे का वो लोग प्रयोग करते थे। क्या आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता को भी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वो लोहे के बारे में ना जानकर कांसे के बारे में जानते थे। आइए अब हम पढ़ते हैं जल प्लावन की कहानी। जल प्लावन का मतलब होता है जल ही जल हो जाना। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। किसको चुना? नोआ नाम के एक मनुष्य को। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया और जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित रह गए। ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज्यू, शूद्र तथा उतान पिस्टम कहा जाता है। तो बच्चों आपने इस कहानी को ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी पर जल ही जल हो गया था तो नोआ नाम के एक मनुष्य ने ही प्रजातियों को बचाकर रखा था। ऐसी ही कहानी कहाँ मिलती है? मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में। और उस पात्र को, उस कहानी का जो पात्र है उसको क्या बोला गया है? ज्यू, शूद्र या उतान पिस्टम। ये नाम आपने बच्चों ध्यान रखने हैं। आइए पढ़ते हैं यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व था। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या था? बाइबल का फर्स्ट पार्ट। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। शिमार क्या था? सुमेर, जो कि एक ईंटों से बना हुआ शहर था। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि शिमार क्या था? एक ईंटों से बना हुआ शहर। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यानी कि जब ये क्षेत्र मिला तो उन्होंने इसको अपने पूर्वजों की कहानियों के साथ जोड़ा और उन्होंने ये माना कि ये बहुत ही प्राचीन नगर है और इसका संबंध बाइबल से भी है। तो वो इस चीज़ को सत्य सिद्ध करने में लग गए कि ये बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण नगर है। जल प्लावन की कहानी पुराण कथाओं में भी प्रचलित है। जो बच्चों हमने जल प्लावन पढ़ी वो कहानी पुराणों में भी दर्ज है। जल प्लावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित हैं। पुरानी अंश यानी पुरानी कथाएं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की याद को अमिट रखते हुए अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों आज हमने मेसोपोटामिया से संबंधित कुछ विषय पढ़े। इसमें हमने मेसोपोटामिया के क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की कृषि, पशुपालन और वहाँ के जल प्लावन की कहानी के विषय में भी हमने जाना। तो बच्चों आपने ये चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं।